ये जांच जो हो रही है मीडिया के दफ्तरों पर, ये पूरी तरह से सरकार की दुर्भावना से ग्रस्त है और मीडिया को सच लिखने से दबाने के लिए कि 80% मीडिया इंडिया की गोदी मीडिया हो गई है कि हम सत्ता के दलाल हो गए हैं, सत्ता के एजेंट हो गए हैं और जनता की आवाज़ न बन करके सत्ता की आवाज़ बन गए हैं। भारतीय मीडिया के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है। सरकार कह रही है कि ये आंकड़े हैं, उसके बाद दैनिक भास्कर अखबार ने दिखाया कि नहीं, जो आपका आंकड़ा है वो आंकड़ा झूठा है, जो लाशें जल रही है वो आंकड़े सही है। क्योंकि जो लोग जल रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, आंकड़ा तो वो सही है ना। कि जनता जो है मीडिया के लोगों का सम्मान करती थी, आज वही बड़े पैमाने पर जनता कह रही है कि मीडिया सत्ता और सरकार के गोद में बैठकर खेल रहा है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी से ये मौतें नहीं हुई तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और हर राज्यों में ऑक्सीजन के इतने सारे प्लांट क्यों लगाए जा रहे हैं? किस बात की आप आधापी मची हुई है? हम कहते हैं कि आप जो है, जब आपकी खबरें चला जाती हैं तभी आप छापा क्यों करवाते हो, तभी आपकी सीबीआई को जागती है, तभी आपके आयकर विभाग के लोग तो जागते हैं। सरकार की पूरी निरंकुशता है और सरकार जानबूझकर ये कदम उठा रही है ताकि सच बोलने वाले की आवाज़ को दबाया जा सके। संदेह 25 साल में मैं पहली बार देख रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ और किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिसके खिलाफ समाचार छपता है वही कार्रवाई करता है, लेकिन सवाल इस बात की कार्रवाई अगर उनको करनी है तो पहले से कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे भास्कर हो चाहे भारत समाचार हो, और भी चैनलों पर कुछ छापा डालना चाहिए तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। खाली इन दो लोगों ने प्रमुखता से मुद्दे को उठाया, इस नाते इनके ऊपर कार्रवाई की गई। समाचार पत्रों के कार्यालयों पे और पत्रकारों पे जिस तरीके से आम दिनों में खबरें आ रही हैं कि IT रेड डाले जा रहे हैं, उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है और ये भारत सरकार द्वारा कहीं ना कहीं ये दबाव डाला जा रहा है स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले लोगों पे कि ऐसी खबरों का प्रकाशन ना किया जाए जिससे भारत सरकार की छवि धूमिल हो या जो है उनको जवाबदेही उनकी बनती हो कहीं पे। तो उसी क्रम में आज हम अपने पत्रकार साथियों के साथ जो है एक डिबेट पैनल रखे हुए हैं और बात करेंगे उनसे कि उनकी क्या राय है पत्रकारों के लिए, जो है पत्रकारों के प्रति भारत सरकार के रवैये को लेकर। तो हमारे साथ जो साथी बैठे हुए हैं डिबेट पैनल में, सबसे पहले उनका हम परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ हैं जो है हमारे टीम के वेब मीडिया एसोसिएशन के संस्थापक और मीडिया दस्तक के संपादक जो है अशोक श्रीवास्तव जी हैं, और हमारे साथ हैं राजकुमार पांडे जी जो यूपी लाइव टुडे के संपादक हैं। हमारे साथ हैं सौरभ BP वर्मा जी जो ताकीकात समाचार के संपादक हैं, और हमारे साथ हैं जो है न्यूज़ टाइम्स के संपादक राजेश पांडे जी, और हमारे साथ हैं व्यापार मंडल के नेता जो है बस्ती जनपद के आनंद राजपाल जी हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं बस्ती खबर में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अशोक सर से बात करेंगे। सर, मीडिया के साथ जिस तरीके से सरकार का रवैया है उस पर क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए क्या सरकार हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक रही है? राजन जी, आज आपने डिबेट पैनल में बहुत अच्छा सब्जेक्ट रखा हुआ है और आपने उठाया है कि जो अखबारों के दफ्तरों पर IT का रेड डाला जा रहा है, तो IT का रेड हो या किसी भी इस तरह के जांच प्राधिकारी का रेड हो, किसी भी दफ्तर पर, चाहे वो अखबार के दफ्तर हो या निजी क्षेत्र के कोई भी दफ्तर हो, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जांच प्रक्रिया से न किसी को घबराना चाहिए, न किसी को डरना चाहिए। लेकिन ये जांच जो हो रही है मीडिया के दफ्तरों पर, ये पूरी तरह से सरकार की दुर्भावना से ग्रस्त है और मीडिया को सच लिखने से दबाने के लिए, उसकी आवाज़ दबाने के लिए, जो मीडिया संस्थान निष्पक्ष इस इतने ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माहौल में भी जनता की आवाज़ बन चुके हैं, ऐसे मीडिया संस्थानों को और उनके संवाददाताओं को दबाने और डराने की ये एक सुनियोजित योजना है। जैसे देखा जाए तो अपने जो है इंडिया में, अपने नेशनल लेवल पर देखा जाए भारत में तमाम समाचार समूह हैं जिसमें टाइम्स नाउ है, न्यूज़ 18 है और भी तमाम बड़े बड़े चैनल्स हैं, आज तक हैं। कहीं पे रेड नहीं डाला जाता है, केवल दैनिक भास्कर के यहाँ रेड डाला जाता है और भारत समाचार के यहाँ रेड डाला जाता है। तो क्या नहीं लगता है कि ये टारगेट किया जा रहा है जो है ऐसे मीडिया समूह को कि जो स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं? देखिए राजन जी, बगैर नाम लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज देश में तमाम खुलकर बोलने का समय है, आज जनता भी कहती है और तमाम निर्भीक और निडर निष्पक्ष पत्रकार भी कहते हैं कि 80% मीडिया इंडिया की गोदी मीडिया हो गई है। जब से हम 24-25 सालों से पत्रकारिता में हैं और गोदी मीडिया कहा जाता है, इसका मतलब कि हम सत्ता के दलाल हो गए हैं, सत्ता के एजेंट हो गए हैं और जनता की आवाज़ न बन करके सरकार की आवाज़ बन गए हैं।
भारतीय मीडिया के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है। इन लोगों को, खास लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि गोदी मीडिया के ज़माने में भी ये जनता की आवाज़ बने हुए हैं और निष्पक्षता और निडरता से उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं। राजकुमार जी से पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से दैनिक भास्कर की खबरें भारत सरकार को कटघरे में खड़ी रखी हुई हैं, इसको क्या लगता है कि उस समूह को डराने की कोशिश की गई है, ये IT रेड जो है छापा करके जो है उनके यहाँ? जी राजन जी, बता दें कि जब सरकार कह रही है कि ये आंकड़े हैं, उसके बाद दैनिक भास्कर अखबार ने दिखाया कि नहीं, जो आपका आंकड़ा है वो आंकड़ा झूठा है जी। जो लाशें जल रही है वो आंकड़े सही हैं, क्योंकि जो लोग जल रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, आंकड़ा तो वो सही है ना। फोटो सहित उन्होंने प्रकाशित किया उन्होंने, और अपने जो है कई पेपरों में जो है कई जगह जो उनका जो प्रांतों में चलता है दैनिक भास्कर का जो समूह है, कई जो है प्रदेशों में उन्होंने इस चीज़ को चलाया कि कोरोना का जो कहर है वो किस कदर जो है लोगों पर सितम ढा रहा है, लेकिन सरकार जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद भारत समाचार ने भी बड़ी बेबाकी से, मैं सलाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ जो है विजय कृष्णा जी को और भारत समाचार के जो पत्रकार साथी हैं, उन लोगों से हम पत्रकारों को भी सीख मिलती है और एक ताकत मिलती है कि पत्रकार साथी भी कुछ ऐसे हैं कि जो सच को दिखा रहे हैं, जबकि जनता ये बिल्कुल अशोक सर ने बताया जो है कि जनता जो है मीडिया के लोगों का सम्मान करती थी, आज वही बड़े पैमाने पर जनता कह रही है कि मीडिया सत्ता और सरकार के गोद में बैठकर खेल रहा है। जो मीडिया वही लिख रहा है कि जो सरकारें कह रही हैं, ये शर्म की बात है। जबकि पत्रकारों का काम है, संस्थानों का काम है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सत्ता सरकार है, उनके आगे चले और उनका मार्गदर्शन करे, उनको बताए और समाज की अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचाए जो सरकार पहुंचाना चाहती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत समाचार के संस्थान पर और उनके पत्रकारों के आवासों पर, उनके संपादक के आवास पर और दैनिक भास्कर के कार्यालय पे या अन्य जगहों पर छापे मारे गए, ये पूर्णतः स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो है प्रहार रहा है, सच को दबाने का जो है कोशिश रहा है, नाकाम कोशिश रहा है। इससे केंद्र सरकार ने सर जो है अशोक सर, केंद्र सरकार ने सदन में कहा है कि जो है ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई हैं, जबकि तमाम जो है समाचार पत्र जो है ये प्रकाशित करे हैं और दैनिक भास्कर ने भी इसको प्रमुखता से उठाया है, फोटो के सहित और रिकॉर्ड के साथ उनके ग्राउंड रिपोर्टरों ने इतना मेहनत किया है। तो क्या लगता है कि इतना मतलब ये किसको धोखा दे रहे हैं, पूरे हमारे भारत को जो है, भारत के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं कि हमारे अपने जो है इतने लोग मारे गए ऑक्सीजन की कमी से, और ये साफ झूठ आखिर बोल के क्या सिद्ध करना चाहती है सरकार? राजन जी, ये बड़ा ही बेहुदा स्टेटमेंट आया है भारत सरकार के जिस भी मंत्री या विधायक ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। भारत में ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई है उससे त्राहिमाम मचा हुआ था चारों ओर से। आपके ज़िले में, हमारे ज़िले में जो अस्पताल हैं वहाँ आप देख रहे थे कि डेली कितनी लाशें निकल रही थी, जबकि वो खबरों में पूरी तरह से नहीं आ पा रही थी। हम खुद अपने दफ्तर में बैठ करके अनेक लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया, वरना न जाने क्या नतीजा होता। तो अगर ऑक्सीजन की कमी से ये मौतें नहीं हुई तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और हर राज्यों में ऑक्सीजन के इतने सारे प्लांट क्यों लगाए जा रहे हैं? किस बात की आपाधापी मची हुई है? अगर ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई तो इतने सारे प्लांट लगाने की जरूरत क्या है? एक चीज़ सवाल में ही जवाब। एक चीज़ और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खुद जो है तमाम ऐसे विधायक, मंत्री और नेता भी उस समय जो है ऑक्सीजन की कमी को लेकर सहयोग मांग रहे थे, ये भी बात सही है। और कई लोग उस बीच में जो है उसकी कमी की बदहाली के चलते वो उसके शिकार भी हुए हैं, ये भी तो सही है। जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता में जो सरकार है केंद्र में या उत्तर प्रदेश में, वे अपने ही सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की जान ऑक्सीजन को समय से उपलब्ध करा करके नहीं बचा सकी। और जब ये कोरोना थोड़ा कम हुआ या कोरोना पीरियड से ही ऑक्सीजन के प्लांट युद्ध स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश के सभी राज्यों में लगभग लगाए जा रहे हैं। अंधाधुंध बजट इस पर जारी हुआ है। सरकार ने अघोषित रूप से ये अनधिकृत रूप से स्वीकार कर लिया है कि ऑक्सीजन की कमी से ही मौतें हुई हैं, इसीलिए ये सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं। जो बयान आए हैं बेहद बेहुदा है। सौरभ जी से हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से रेड मारी गई दैनिक भास्कर समूह पे और भारत समाचार पे, इनकी रिपोर्ट को देखा जाए तो इनकी रिपोर्ट से लगता है कि कोरोना के पहले काल में या दूसरे काल में इन्होंने वाकई में ऐसी खबरों का प्रकाशन किया जो किसी भी बड़े समाचार समूह में नहीं देखने को मिल रही थी। इसके बावजूद भी इन्हीं दो मीडिया समूह को टारगेट करके जो है आयकर विभाग इनके यहाँ छापा मारता है, ये क्या जो है अपने आप में सिद्ध करता है? देखिए राजन जी, ये सरकार की पूरी निरंकुशता है। जब भारत में कोरोना की पहली लहर आई उस समय मोदी जी चैनल पर आते हैं और पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं। सारे चैनल को हम लोग देख रहे थे, हम लोग अखबारों को देख रहे थे, हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे थे। खबरों का जो मतलब एक विस्तृत
रूपरेखा होना चाहिए या बड़ी कवरेज होनी चाहिए, कुछ ही जगहों पर देखने को मिला। और इसी को टारगेट करके जैसे मान लीजिए लॉकडाउन हो गया, प्लेन रुक गए, ट्रेनों को रोक दिया गया, तमाम रास्ते में जो है ट्रक ड्राइवर और तमाम प्रकार की गाड़ियों वाले भूख प्यास से जो है बेहाल थे। पैदल जो प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे वो पैदल आ रहे थे। तो इन सब खबरों को प्रमुखता से कुछ अखबारों ने और कुछ चैनलों ने दिखाया। इसी को टारगेट करते हुए सरकार उन पर निशाना बना रही है। हम कहते हैं कि आप जो है जब आपकी खबरें चलाई जाती हैं तभी आप छापा क्यों करवाते हो, तभी आपकी सीबीआई को जागती है, तभी आपके आयकर विभाग के लोग क्यों जागते हैं। आखिर आपका विभाग आयकर विभाग बनाया गया है, आप एयर कंडीशनर में बैठ करके मोटी तनख्वाह ले रहे हो, क्या करते हो साल भर आप? क्या आप उन कंपनियों की निगरानी नहीं करते हैं? तो ये सरकार की पूरी निर्मुखता है और सरकार जानबूझकर ये कदम उठा रही है ताकि सच बोलने वाले की आवाज़ को दबाया जा सके। हम पूछना चाहेंगे राजेश पांडे जी से, आपको क्या लगता है आपके पत्रकारिता करियर में क्या आपने ये कभी इस तरीके की स्थिति पत्रकारों के लिए जो बनी हुई है, भारत सरकार का रवैया जो है, क्या आपने देखा है ऐसा कभी जो है इतनी जो है पत्रकारों की जो है जो दशा? निसंदेह ये 25 साल में मैं पहली बार देख रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ और किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिसके खिलाफ समाचार छपता है वही कार्रवाई करता है, लेकिन सवाल इस बात की कार्रवाई अगर उनको करनी है पहले से कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे भास्कर हो चाहे भारत समाचार हो, और भी चैनलों पर इनको छापा डालना चाहिए तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। खाली इन दो लोगों ने प्रमुखता से मुद्दे को उठाया, इस नाते इनके ऊपर कार्रवाई की गई, ये निंदनीय है। हम अपने दर्शकों को पुनः बताना चाहेंगे कि हमारे साथ व्यापार मंडल के नेता जो है आनंद राजपाल जी भी हैं। आइए इनसे भी हम पूछते हैं। सर, एक जानकारी बताइए, जैसे पेट्रोल डीजल की जो दामों के ये महंगाई दिन प्रतिदिन बेतहाशा बढ़ती जा रही है, उसको लेके कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ लोगों पे बढ़ता जा रहा है, इसको लेके आप क्या देखते हैं, क्या आप सोचते हैं? सरकार की ये पूरी तरीके से जो कहते हैं कि एकदम से पूरी तरीके से फेल हो चुकी है सरकार का जो ये एक पेट्रोल खरीदने का जब ये आए थे तब इन्होंने एक बात कही थी कि हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे आते ही जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो पेट्रोल के और डीजल के दाम गिर गए हैं। लेकिन इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम न गिराने के बजाय उसको बढ़ाते चले गए और आज इन्हीं के लोग ये कहने लग गए हैं कि साहब हमको तो 200 रुपये का भी अगर पेट्रोल और डीजल मिलेगा तो भी हम लेंगे। ये शर्मनाक बात है। ठीक है, उनके साथ रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनको मानते हैं, तो एक काम वो अपने यहाँ पेट्रोल पंपों पे कर दें कि भाई जो आम आदमी है, जो इस तरीके का है, जो नहीं बियर कर सकता है, वो 70 रुपये वाला पेट्रोल भराए और जो उनके समर्थक लोग हैं वो 200 रुपये का पेट्रोल भराएं। तब ये पता चल जाएगा उनके समर्थक कितने हैं और उनके समर्थक कितने नहीं। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी हुई है, जनता को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वेट के रूप में 5.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा चुकाने पड़े हैं जब से ये बढ़ रहे हैं बेतहाशा दाम इसके। ये आखिर में देश की जनता के ऊपर ही ये कर्ज लादे गए हैं। सारा का सारा जनता के ऊपर जाता है, द्वारा व्यापारियों के जाता है। व्यापारी बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का आरोप लगता रहता है कि हम जो है किस तरीके से काम करें। सरकार पहले तो इस तरीके से चलती थी कि जो सरकार जब दाम बढ़ाती थी तब वो बताती थी कि हम दाम बढ़ा रहे हैं। अब तो पता ही नहीं चलता है, जब से सरकार आई है ये भी नहीं जानकारी होने पाती है कि आज दाम कितना और बढ़ेगा। ऑटोमेटिक आते हैं और पेट्रोल पंप पे दाम 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, 5 रुपये तक का इस तरीके से दाम बढ़ा दिए जाते हैं। जिस तरीके से बढ़ रही है महंगाई, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा खाद्यान्न में भी क्या आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी हुई है आम दिनों की अपेक्षा? पूरी तरीके से महंगाई पूरी तरीके से बढ़ा दिया इन्होंने। इसका सबसे बड़ा असर, जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ों के दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं जी। और सरकार का उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रह गया है। आज हम लोग इस चीज़ को रो रहे हैं कि जैसे अगर पत्रकारों के ऊपर इस तरीके का हमला हुआ है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी लागू किया था और उस इमरजेंसी में भी ये पोजीशन नहीं थी कि किसी पत्रकार के ऊपर कोई हमला हो, किसी के ऊपर इस तरीके की जांच हो। लेकिन ये जो सरकार है इसने इस तरीके का काम किया है
कि उस इमरजेंसी से भी बदतर काम ये कर रही है। ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है देश में। बिल्कुल पूरी इस तरीके की स्थिति यहाँ पे खड़ी हो गई है कि उससे भी बदतर स्थिति, उस इमरजेंसी से भी बहुत बदतर स्थिति यहाँ खड़ी हो गई है, और जिसकी वजह से पूरी देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। हम फिर से दोबारा अशोक सर के पास आएंगे। अशोक सर से पूछना चाहेंगे कि जैसा कि WHO ने जो है एक अपना आंकड़ा जारी किया कि भारत में जो कोरोना के द्वारा जो मृतकों की संख्या है वो उसमें एक ऐसी भी संख्या है कि दोगुनी संख्या है जिसका कोई प्रमाण रिकॉर्ड नहीं है, आधिकारिक रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड ऐसे हैं कि कोरोना में गांव में जो जिन लोगों को कोरोना हुआ, कोविड हुआ, वो लोग एक्सपायर कर गए और उनकी ना कहीं जो है सरकारी दस्तावेज में कहीं रिकॉर्ड में दर्ज हुए या कहीं और नहीं दर्ज हुए। तो सरकार जैसे कहती है कि ऑक्सीजन से कोई जो है मृत्यु नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से, तो इस कोविड से होने वाली मौतों का जो रिकॉर्ड है, जो वैश्विक लेवल पे लोगों को दिखा रहा है कि हमारे यहाँ मतलब इतने ही कम लोग मरे होंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड WHO कहता है, अनुमान लगाता है दोगुने तिगने होंगे। ये रिकॉर्ड छुपाने का क्या आखिर में अर्थ है? ये क्या सिद्ध करना चाहती है सरकार? रिकॉर्ड दुगने तुगने नहीं होंगे राजन जी। जिस तरह हम सभी लोग पत्रकार हैं, अपने गांव और अपने ज़िले को अच्छी तरह से देख रहे हैं। जितनी मौतें हुई हैं उसकी 10 गुनी मौतें कोरोना काल में, चाहे कोविड से हुई हो या कोई कारण रहा हो, लेकिन अस्पताल में लोग एडमिट नहीं हुए, किसी को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, कोई कोविड से चला गया, हाथ धो बैठा अपनी ज़िंदगी से, और कोई बगैर कोविड के ज़िंदगी से चला गया। अगर कोविड नहीं होता या कोविड के इंतज़ाम होते और सरकारी अस्पतालों में OPD बंद नहीं हो गई होती तो ये मौतों का आंकड़ा इतना ज़्यादा नहीं होता। निश्चित रूप से मौत के आंकड़े भारतवर्ष में छिपाए गए हैं, गलत बताए जा रहे हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजन जी देखिए, लेखक सुहेल ने लिखा है कि जो निष्पक्ष पत्रकार होता है वो विपक्ष से कहीं ज़्यादा मजबूत और प्रतिभाशाली होता है। अभी जिस तरीके से पत्रकारिता का दौर चल रहा है, जो बहुसंख्यक पत्रकार हैं जो अपने आप को बड़ी मीडिया संस्थान बताते हैं, बड़े टीवी चैनल बताते हैं, और है भी कहीं ना कहीं हम लोग भी बाय मीडिया एसोसिएशन से हैं, और बाय मीडिया ने भी अपना बहुत सारा प्रभाव जो है फैलाया है। बाय मीडिया की पहुँच देश के लोगों तक पहुँची है, कोने कोने तक पहुँची है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग बता रहे हैं कि हम बड़े मीडिया संस्थान हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जो सत्ता के इशारों पे काम कर रहे हैं, सत्ता के इशारों पर जो है खबरें दिखा रहे हैं, ऐसा उनको भी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जब आपातकाल लगा था तो नई दुनिया अखबार ने अपना संपादकीय पेज प्लेन छोड़ दिया था, खाली छोड़ दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था इतिहास ऐसा में। पहली बार हुआ था राजा जी कि जब नई दुनिया अखबार ने अपना पेज जो है संपादकीय का पेज प्लेन छोड़ दिया था। उसके बाद फिर से चुनाव होता है, इंदिरा गांधी जी हार जाती हैं, लेकिन नई दुनिया कहीं ना कहीं जो है देश के प्रतिष्ठित अखबारों में नंबर 1 पर आता है। वही स्थिति है आजकल बनी हुई है क्या? हाँ, तो बिल्कुल जब दौर बदलेगा, सत्ता सरकारें तो आएंगी जाएंगी, ये दौर भी बदल जाएगा, वक्त ही तो है, कट जाएगा। लेकिन भारत समाचार और दैनिक भास्कर या ऐसे जो भी पत्रकार हैं या ऐसे जो भी संस्थान हैं जो समाज के अंतिम व्यक्ति की बात को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि सरकार जो सत्ता सरकार जो बताना चाह रहे हैं कि जो आपके आंकड़े हैं वो झूठे हैं, हकीकत कुछ और है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी अपने तमाम पत्रकार साथियों को खोया है, और अस्पतालों के बाहर स्पष्ट लिखा था कि ऑक्सीजन नहीं है, कृपया करके कहीं और दिखाइए, चाहे वो सरकारी अस्पताल रहे हो चाहे प्राइवेट अस्पताल रहे हों। हम लोगों ने भी अपनों को खोया है, अपने पत्रकारों को भी खोया है, अपने रिश्तेदारों को भी खोया है, और ऑक्सीजन की कमी से ही खोया है। डॉक्टरों ने स्पष्ट बताया था कि ऑक्सीजन नहीं है। फिर सरकार कैसे कर सकती है? उनकी जो मौतें हैं उनको आप झुठला रहे हैं, उनकी मौत कैसे हो गई? ये बड़ा सवाल है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और समझना होगा सरकार को कि पत्रकार थे, पत्रकार हैं और पत्रकार रहेंगे। निष्पक्ष पत्रकारिता हमेशा रहेगी। सौरभ जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे मान लिया जो दो मीडिया समूहों के साथ जो कृत्य किए गए हैं, इसको लेके कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से, और पोर्टलों पे हम लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, तो क्या इसमें पब्लिक के बीच में क्या संदेश देना चाहिए कि उनको भी हम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, अगर एकजुट नहीं होंगे हम लोग तो इससे भी स्थिति भयावह हो सकती है। क्या मानना? जी देखिए, पत्रकारिता का जो दौर चल रहा है बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसमें बिल्कुल समाज को और समाज के अग्रणी लोगों को पत्रकारों के साथ आना चाहिए। जिस तरह से इन समूहों को और ऐसे पत्रकारों को जो निष्पक्ष लिख रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नासूर बनकर उभरेगा।
आज आप देख रहे हैं तमाम ऐसे पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। अभी जो है हाथरस की घटना हुई थी, कई पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। आप दिल्ली में जब ये प्रदर्शन हो रहे थे, वहाँ पर मनदीप जी की आप कहानी जान रहे हैं पूरी। तमाम पत्रकारों को जो है घटनास्थल पर जाने से रोका गया ताकि जो है सही बात को दिखाने से रोका जा सके। तो ये बहुत बड़ा जो है सरकार का जो ये सिस्टम है, निश्चित तौर पर कि उसके खिलाफ लोग ना बोलें। और इस मतलब ऐसे दौर में जनता को और समाज से जुड़े हुए सभी अग्रणी लोगों को, व्यापारियों को, किसानों को, युवाओं को, छात्रों को और जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये मीडिया के लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ आना चाहिए ताकि हम उनकी आवाज़ बन सकें और हमारी आवाज़ सरकार की जो निरंकुश जो कदम हैं उनके इस कदमों को रोक सकें। अब जब छापे की ही बात हो रही है तो सर एक अभी बीच में रिपोर्ट आई है, न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर हैं बसंत कुमार जी, उन्होंने छापा है। उन्होंने एक रिकॉर्ड निकाला हुआ है, आधिकारिक रिकॉर्ड जो है हमारी योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते 1 सालों में लगभग 160 करोड़ रुपए का विज्ञापन चलाया है। अगर देखा जाए तो ये विज्ञापन कोरोना के समय में ही चलाए गए हैं, 160 करोड़ रुपए का विज्ञापन। और इसमें कई मीडिया समूह हैं, करीब 6-7 मीडिया समूह हैं जिनमें डिवाइड है ये। सबसे अधिक 18 करोड़ शायद जो है 1 साल में न्यूज़ 18 को अकेले दिया गया है। तो क्या लगता है कि ये विज्ञापन ज़रूरी थे या जो है स्वास्थ्य सुविधाएं ज़रूरी थी उस बीच में, कि जब लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता थी स्वास्थ्य सेवाओं की? दरअसल जिसको आप विज्ञापन कह रहे हैं वो विज्ञापन नहीं है, वो पत्रकारिता, साफ सुथरी पत्रकारिता के सामने जो संकट खड़ा कर रहे हैं, जो गोदी मीडिया की भूमिका में है, उनका पारिश्रमिक है राजन जी, जो सरकार ने बड़ी ईमानदारी से उनको कोरोना काल में भी नहीं दे दिया। जब पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, मजदूर बेकार हो रहे थे, पलायन हो गया था देश का। सबसे 54 साल की अवस्था में मैंने सबसे बड़ा पलायन देखा। सड़कों पर जो मंजर आपने देखा वो बिल्कुल बेहुल हो जाने वाला था। ऐसे हाल में भी जब जनता दाने दाने को मुहताज थी, उस वक्त सरकार बड़ी ईमानदारी से गोदी मीडिया का पारिश्रमिक बांट रही थी, वो विज्ञापन नहीं थे। उस बीच में IT रेट जिनके यहाँ डालना चाहिए, जिनकी कमाई सबसे अधिक हुई, उनके यहाँ नहीं पड़ता है। और जो सच का आईना दिखाते हैं लोगों को, जनता को दिखाए, लोगों को कटघरे में किए जो है नेताओं, विधायकों, मंत्रियों को कि आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं, उनके यहाँ रेट डाला जाता है। राजन जी, वर्तमान जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से त्रुटिपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, और सरकार दुराग्रह से पूरित होकर के कार्यक्रम इस तरह की कार्रवाई करती है, तो उसमें एक ही फार्मूला लागू होता है कि जो कमाई आपकी इस तरीके से, इस फार्मूले से होती है, अगर वो कमाई अकेले खाएंगे तो रेट पड़ेगा और बांट करके खाएंगे तो रेट कभी नहीं पड़ेगा। आप खांचे में सेट हो जाइए तो ठीक है, खांचा बदलने की कोशिश करेंगे तो चुनौतियाँ आएंगी सामने। एक बार राजेश जी के पास हम पुनः आते हैं। जिस तरीके से पत्रकारों के साथ मारपीट, हिंसा की भी खबरें आई थी अभी बीते जो है पंचायत चुनाव में, इसको लेके क्या कहा जाए? जो है एकदम सरकार एकदम उतारू हो गई थी कि ये जो है कुछ दिखा ना पाएँ क्या हम कर रहे हैं। हाँ, सरकार इस पे जो है एकदम समझिए निरंकुश हो गई थी और ये चाहते थे कि हम सच ना दें, यानी कि ना किसी को पर्चा दाखिला करने दिया गया, ना पर्चा खरीदने दिया गया। तमाम ऐसी घटनाएं हुई अपने यहाँ। जो महिला प्रत्याशी थी उनको कपड़े तक उतार दिए गए कि वो अंदर से बाहर ना आने पाएँ। तो ऐसी बहुत सी घटनाएँ हुई और ये निश्चित ही गलत है। आज तक मेरे ख्याल से जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ सपा बसपा किसी के सरकार में, तो भाजपा सरकार में। अभी लगभग कुछ महीने हैं जो है विधानसभा स्तरीय चुनाव होने हैं, फिर से आएंगे अक्सर आपके पास। सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी इसका तो हम कोई आधिकारिक वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मान लिया नई सरकार बनती है कोई और पार्टी की, उससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या सुधार उसको करना चाहिए? क्या चीज़ें एकदम अव्यवस्थित हो गई हैं? सबसे पहले तो जो लोकतंत्र के ऊपर इन्होंने जो प्रहार किया है, उस प्रहार को अगर पूरी तरीके से ठीक करेंगे और जो चारों स्तंभ हैं वो पूरी तरीके से अगर चलाने का प्रयास करेंगे, तभी वो सही तरीके से सफल सरकार चला पाएंगे। अभी ऐसे लग रहा है सब अव्यवस्थित हो गई है, सारा कुछ अव्यवस्थित, काफ़ी कुछ तैयारी करना। चारों स्तंभ पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा सब में ही गिरावट आई है। चाहे वो चौथा स्तंभ ये भी क्यों ना हो, आपका पत्रकारिता का भी, इसमें भी आपने देखा होगा कि बलरामपुर के पास कोई एक घटना घटी, सब लोगों ने उस पर आपत्ति भी उठाई और सारा मीडिया सामने आया
लेकिन अचानक से वो मिठाई खा के उन्नाव की घटना थी। उन्नाव की घटना थी। हाँ, उसमें कोई तिवारी जी थे, जी कृष्णा तिवारी, वो बैक हो गए और बैक होके मिठाई खा के अलग हो गए। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो पत्रकारिता को बहुत शर्मनाक तरीके से बहुत पीछे ले जाती हैं। ये सब खत्म होंगी तभी जब सरकार बदलेगी। इस पे हम जवाब लेना चाहेंगे अशोक सर का कि जो घटना हुई थी, कृष्णा तिवारी जी ने जो कृत्य किया है, पत्रकारों का जो है साख को कहीं ना कहीं चुनौती देने का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे आपके बीच में ऐसे अनेकों पत्रकार हैं जो इस सिस्टम में अपने आप को एकदम से सेट कर लिए हैं। वो जनता की आवाज़ नहीं बनते, वो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, वो अफसरों और विभागों के इर्द गिर्द गणेश परिक्रमा करते हैं और उनको खुश करने वाली खबरें प्रायः अपने समाचार माध्यमों में डालते हैं। और इन्हीं के नाते हम जो अच्छे लोग हैं, मुट्ठी भर पत्रकार जो बचे हैं, जो पीर पत्रकारिता कर रहे हैं, जिनके अंदर ईमानदारी, सच्चाई और निडरता, निष्पक्षता अभी भी कायम है, उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये कुछ चीज़ें व्यवस्थित हो पाएंगी? इसमें कभी सुधार नहीं होगा, इसलिए कि समाज का ही हिस्सा पत्रकार भी होता है। जिस समाज के हिस्से से लोग पुलिस बनते हैं, जिस समाज के हिस्से से लोग डॉक्टर बनते हैं और जिस समाज के हिस्से से नेता बन जाते हैं, उसी समाज के हिस्से से पत्रकार भी आता है। और ये लोग बाद में जा कर के जब इनको पोर्टफोलियो मिलता है तो कितनी बेहूदगी करते हैं आप जान सकते हैं। उसी समाज का हिस्सा पत्रकार भी है। तो पत्रकारों में भी कोई इस भूमिका में है जो जयचंदों की भूमिका में है, ये रहेंगे, थे और आज भी हैं। सिर्फ ये है कि जनता को इन्हें पहचानना है। जो लोग, जिनकी संख्या बहुत कम है, मुट्ठी भर लोग हैं, उनका जनता को साहस बढ़ाना है। जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने का मादा रखते हैं, जिनके छाती में इतना दम है कि वो इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका हमें उत्साहवर्धन करना होगा। अच्छे और अच्छी सोच वालों को, सच बोलने वालों को प्रोत्साहन अगर नहीं मिलेगा, झूठ बोलने वालों को महिमा मंडित किया जाएगा, तो सच और झूठ में फ़र्क करना 125 करोड़ देशवासियों के लिए राजन जी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो चुनौतीपूर्ण वक्त है उसमें हम देशवासियों से यही अपील करना चाहते हैं कि जो पत्रकार सच्चाई और ईमानदारी का साथ दे रहे हैं, जो विपक्ष और जनता की इतने चुनौतीपूर्ण माहौल में भी आवाज़ बने हुए हैं, उनका कृपया प्रोत्साहन करें, उनका हौसला बढ़ाएं और जब कभी भी वो मुसीबत में आए तो कम से कम वैचारिक रूप से तो उनके साथ रहें। और आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो इस बीच में क्या माना जाए कि भारत सरकार को के प्रति हम लोग क्या अपेक्षा करें कि क्या चीज़ें मतलब वो बेहतर कर सकते हैं? हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग स्वतंत्रता से लिखना चाहते हैं, हम पाठकों के बीच में रह के जो है उनकी बातों को मुखर करना चाहते हैं। केवल इतना ही है कि यही हमारी पूंजी है, यही हम कर सकते हैं। इसके बीच में अगर वो हमारा कलम पकड़ते हैं, हमको लिखने नहीं दिया जाता है, हम पे जो है मुकदमे किए जाते हैं, तमाम तरह की यातनाएं दी जाती हैं जो उनका तरीका है। इसमें क्या लगता है कि उनको सुधार करना चाहिए कहीं ना कहीं? राजन जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मैं थोड़ा सा विषयांतर या विषय से ही संबंधित समझ लीजिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि साल 2014 में बिहार में एक नेताजी का भाषण आया था जो फ़कीर के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। उन्होंने एक राजनीतिक मंच से 3 राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को 3 इडियट कहा था और उस वक्त मैंने समझ लिया था कि अब भारत का भविष्य किधर जा रहा है, भारत की राजनीति किधर जा रहा है और भारत का लोकतंत्र अब कितना सम्मानित तरीके से जीवित रह पाएगा बीच में। ये उसका एक ट्रेलर था। उसी दिन से मैंने समझा था कि लोकतंत्र पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। जो 14 में सरकार बनी, 19 में सरकार बनी और 125 करोड़ देशवासियों को अगर समझ में नहीं आया तो 2024 में भी एक बार सरकार बनेगी। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि दशा बदलने में 10 साल का वक्त लगता है और ये लोकतंत्र पार्ट 2 की शूटिंग 2014 में शुरू हुई है, 2024 में पूरी होगी। अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया, जनता ने इन बातों को अच्छी तरीके से समझा नहीं, तो बस आप अपने जीते रहने को सरकार का सबसे बड़ा उपहार मानेंगे और इसी को सबसे बड़ा उपहार विकास मानेंगे। एक अंतिम सवाल पूछेंगे हम राजकुमार जी से। जिस तरीके से प्रचार प्रसार सरकारों द्वारा हो रहा है, हम ये कर दिए, वो कर दिए, नंबर 1 हो गए, जो स्थिति बनी हुई है, महामारी के बाद जो है भयंकर त्रासदी का समय आ गया,
उसके बाद लोगों के रोज़गार चले गए, बेरोज़गारी तो थी ही, दोगुनी तिगुनी रफ्तार से जो है और अधिक बढ़ गई। इसमें भी जो है विज्ञापन चलाना या ये क्या दिखाता है सरकार का? देखिए, सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट है। सरकार दिखाना चाहती है कि हम ही खुदा हैं। क्या विज्ञापन दिखाने से रोज़गार मिल जाएगा हम लोगों को? विज्ञापन दिखाने से रोजगार नहीं मिल जाएगा, लेकिन सरकार तो बनी रहेगी ना। सरकार बताना चाह रही है कि हमने ये सब कर दिया है। अब वो चीज़ें हुई कि नहीं हुई, ये तो धरातल पे आने के बाद ही पता चलता है। हम लोग धरातल पर दिखाते हैं तो छापे पड़ते हैं, मुकदमे होते हैं, फिर भी हम लोग दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। कहीं ना कहीं अब अगर आप रोजगार की बात करें तो कोरोना काल के बाद तमाम परिवार टूट गए। हम लोग गाँव में बिलोंग करते हैं, हम लोग गाँव की गलियों में जाते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति से मिलते हैं। आज भी वो लोग कहीं ना कहीं जो है खाने के लिए और पीने की चीज़ों के लिए मोहताज रहते हैं, क्योंकि उनका रोजगार चला गया। लोग पलायन कर गए, जो है शहरों से गांव पे आए, तमाम असुविधाएं हुई, तमाम दिक्कतें हुई। कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि हम जो विज्ञापन में या जो ऐड में पैसा खर्च कर रहे हैं, जिन समाचार पत्रों को अपना मुखपत्र बना रहे हैं, ये पैसा हम अगर समाज में खर्चा करेंगे, ये पैसा अगर हम जनता में खर्च करेंगे, देश के लोगों में खर्च करेंगे, अपने देश के लोगों में खर्च करेंगे, तो ऑटोमेटिक लोग जानेंगे कि सरकार ने हम तक ये सुविधाएं पहुंचाई हैं, व्यवस्थाएं पहुंचाई हैं, हमें किसको मत करना है, किसको मत नहीं करना, ये लोग तय कर लेंगे। लेकिन अब तो सरकारें कहीं ना कहीं टीवी और चैनल के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से ये तय करवाती हैं कि नहीं, ये बेहतर है। बहुत अच्छी बात। हाँ सर। देखिए, बेरोजगारी का बार बार मुद्दा आ रहा है राजन जी, आप उठा रहे हैं, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है देश में। और ये शायद हमारी याद में, हमारी जानकारी में इस देश में जितनी सरकारें बनी हैं, बेरोजगारी और महंगाई को न कंट्रोल करने वाली सबसे प्रमुख सरकार है ये, सबसे ज़्यादा फेलोवर सरकार है ये। और दो कारण हैं इसके, जीएसटी और नोटबंदी। जीएसटी और नोटबंदी की वजह से जो आर्थिक मंदी आई है, बेरोजगारी उसी के नाते तेज़ी से बढ़ी है। जीएसटी लागू किया गया, देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू है, आप जानते हैं, लेकिन इसके लागू करने का जो स्वरूप होना चाहिए वो भारत सरकार ने आज तक उसका होमवर्क नहीं किया, उसका कोई रोड मैप नहीं तैयार किया, बस आपाधापी में लागू हो गया और आज तक चल रहा है। उसी तरह से सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण फैसला नोटबंदी का था। इन दोनों फैसलों ने भारत का बेड़ा गर्क किया है, और जो बेरोजगारी और महंगाई आई है, कहीं न कहीं ये सबसे बड़ी वजह है। महंगाई की बात आप कर रहे हैं तो डीजल और पेट्रोल दो ऐसे पदार्थ हैं जिनके कारण हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें भी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। और जब इस देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू है तो हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल उस श्रेणी में क्यों नहीं लाया जा रहा है। अभी देख लीजिए, सारे के दाम आधे हो जाएंगे और जनता खुशहाल हो जाएगी, सब अमन चैन से रहने लगेंगे, उसी के नाते और भी चीज़ों के दाम घट जाएंगे। नहीं, सरकार को लगता है कि ये जो है कोल्हू है, जितना पेरा जाए जो है जनता को उतना रस निकलेगा, ऐसा तो कुछ है। जनता तो गन्ना ही है, जनता गन्ना है, और इस देश का जो सिस्टम, करप्टेड सिस्टम जो है वो कोल्हू है। तो इसमें जितनी जनता का जितना लहू चूसा जा सके उतना चूसा जाए। इसमें चाहे मीडिया का प्रयोग करना पड़े, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़े। आप बताइए, ये सरकार आई है, भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस का नारा देकर के आई थी, क्या भ्रष्टाचार घटा या बढ़ा है? 4 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है। अच्छा, एक जो ट्रेंडिंग मुद्दा है, अभी देखिए आपने ये नाम लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। अभी जो पेगासस, जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ये कोई सोच सकता था, ये अप्रत्याशित था कहीं कि भारत सरकार जासूसी भी कर रही है, पत्रकारों की करवा रही है, नेताओं की करवा रही है। इसको देख के कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। अगर ये बात सही है तो क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही निंदनीय खबर है। इसमें अगर सच्चाई है तो निश्चित रूप से ये जो ऐसे पत्रकार हैं जो भारत सरकार की मुट्ठियों में नहीं आ रहे हैं, जो उनकी गोद में नहीं बैठ पा रहे हैं, या जिनको गोदी मीडिया का तमगा नहीं मिल पा रहा है, उन पत्रकारों की फ़ोन टैपिंग करवा रही है सरकार। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, निजता का हनन है और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बस्ती खबर को जो है समय दिया। राजन जी, जो हमारे पूर्वज थे, जो पत्रकार हमारे पुराने साथी थे, वो कहा करते थे कि जब हम कहीं ऑफिसों में जाते थे, जो अधिकारी होते थे, जब उनसे पूछते थे कि समाज के लोगों तक क्या व्यवस्थाएं पहुंची हैं, जब हम कहीं पूछते थे, सवाल पूछते थे, तो अधिकारी कहता था कि आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, लगता है पत्रकार हो क्या। हम सबको ये चीज़ बनाए रखना होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया संस्थानों से, अपने लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बस्ती खबर को समय दिया।